नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं अपने इस विशेष बुलेटिन न्यूज एट 10 के साथ। कई बड़ी खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर, लेकिन आइए उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर। देश में बने प्रोजेक्ट युद्धपोत विंध्यगिरी को करेंगी लॉन्च। मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल अभियान की भी करेंगी शुरुआत। हाल ही में हुई बारिश के कहर से हिमाचल में 71 लोगों की मौत, 38 लापता। राज्य के बुनियादी ढांचे को भी खासा नुकसान। प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर बचाव कार्य जारी। गांधीनगर में आज से शुरू होगी G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक। स्वास्थ्य के क्षेत्र में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने पर होगा फोकस। वाराणसी में आज से शुरू होगा यूथ 20 शिखर सम्मेलन। तो वहीं बेंगलुरु में G20 देशों के बीच आज भी सुरक्षित डिजिटल बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ेगी चर्चा। चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल आज होंगे अलग। इसके बाद शुरू होगी लैंडर की डी ऑर्बिटिंग प्रक्रिया। पाकिस्तान के फैसलाबाद में कई चर्च में तोड़फोड़ और आगजनी, 100 से अधिक लोग गिरफ्तार। अमेरिका ने की घटना की निंदा। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी का दबदबा कायम। सेविया को हराकर पहली बार जीता यूएफए कप का खिताब। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कोलकाता में विंध्यगिरी प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगी। अपनी यात्रा के दौरान कोलकाता के राजभवन में ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल अभियान का शुभारंभ करेंगी। ये कार्यक्रम नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत कोलकाता के राजभवन में ब्रह्म कुमारीज ने आयोजित किया है। इसके अलावा राष्ट्रपति आज भारतीय नौसेना की 17A परियोजना के छठे पोत विंध्यगिरी के संचालन के सिलसिले में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। कोलकाता में ये कार्यक्रम गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड में होगा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कोलकाता स्थित राजभवन में ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल मुहिम का शुभारंभ करेंगी। ब्रह्म कुमारीज के सिस्टर चंद्रा से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता राजेश राज ने। कोलकाता के गवर्नर हाउस में यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगी और नशा मुक्ति से संबंधित एक अभियान का आगाज भी करेंगी। हमारे साथ प्रजापिता ब्रह्म कुमारी से सिस्टर चंद्रा और उनके सहयोगी अभी बातचीत के लिए मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या क्या कार्यक्रम है। राष्ट्रपति का कलकत्ता की भूमि में आना तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में ही, और दूसरा जो इतना सुंदर एक कार्यक्रम हम प्रस्तुत कर रहे हैं नशा मुक्त भारत अभियान का, तो ये नशा मुक्त भारत अभियान पूरे देश के अंदर में ब्रह्मा कुमारीज लेकर चला रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर में हम सभी चाहते हैं कि इन्वॉल्व हो, क्योंकि आज देश भर के अंदर में अपने आप को नशा से ग्रस्त होकर हम देख रहे हैं, जिसमें लग रहा है कि अभी इसमें से बाहर आना है, स्पेशली फॉर द यूथ। बंगाल के लिए भी कुछ खास करने की योजना है नशा मुक्ति से संबंधित? जी हाँ, बंगाल के अंदर में ही हमने बहुत सुंदर एक प्रोजेक्ट जो उसका बनाया हुआ है, माय बंगाल एडिक्शन फ्री बंगाल। तो
ये जो प्रोजेक्ट है कि हमारा बंगाल एडिक्शन फ्री हो जाए, तो इसको लेकर ही ये लॉन्चिंग का प्रोग्राम है, जिसमें हमने छोटे छोटे स्टेप्स रखे हुए हैं। दुनिया भर के मुल्कों में नशा मुक्ति जो है एक बड़ी समस्या है और हिंदुस्तान भी उससे अछूता नहीं है। तो ऐसे में जो ब्रह्म कुमारी का ये प्रयास है वो कितना रंग लाएगा, किस तरीके से आप इसको आगे बढ़ाएंगी? नशा मुक्ति के ऊपर कार्य तो ब्रह्मा कुमारी बहुत समय से कर रही है और इसके बहुत सुंदर रिजल्ट हैं। आज लाखों युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो ऐसा एक समय था जो बिना नशा के रह ही नहीं सकते थे, ड्रग्स से भी व्यसनों से पूरी तरह से जुड़े हुए थे, लेकिन आज वो अपने सुंदर जीवन के आधार से आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सिस्टर चंद्रा, जो साफ कहती हैं कि जो नशा खोरी है वो एक बड़ी समस्या है, लेकिन नशा मुक्ति के लिए ब्रह्म कुमारी का जो प्रयास है वो आने वाले दिनों में और भी रंग लाएगा और हम लगातार इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। कैमरामैन भीम सिंह के साथ गवर्नर हाउस कोलकाता से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। अंडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कोलकाता में विंध्यगिरी प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगी। तो क्या है ये विंध्यगिरी प्रोजेक्ट, आइए आपको बताते हैं। विंध्यगिरी 17A फ्रिगेट्स का छठा जहाज है। भारत में बने विंध्यगिरी को भारतीय नौसेना की युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने इन हाउस डिजाइन किया है। इसका नाम कर्नाटक की पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। इसे गार्डन रीड शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता में बनाया गया है। इस पर ब्रह्मोस मिसाइल की भी तैनाती हो सकती है। इस युद्धपोत में बेहतर स्टील्थ फीचर्स, उन्नत हथियार और सेंसर और प्लेटफॉर्म प्रबंधन सिस्टम है। तकनीकी रूप से उन्नत ये फ्रिगेट अपने पूर्ववर्ती लिएंडर क्लास ASW फ्रिगेट INS विंध्यगिरी को विशिष्ट सेवा के लिए एक तरह से एक श्रद्धांजलि है। नवनिर्मित विंध्यगिरी स्वदेशी रक्षक क्षमताओं के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी समृद्ध नौसैनिक विरासत को संभालने के लिए तैयार है। प्रोजेक्ट 17A के तहत मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को 4 और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को 3 जहाजों का निर्माण सौंपा गया था। इस परियोजना के पहले 5 जहाज तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, नीलगिरी, हिमगिरी लॉन्च किए जा चुके हैं। भारत में पर्वत श्रृंखलाओं के नाम पर इन सभी जहाजों के नाम रखे गए हैं। इस परियोजना को स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट की एक श्रृंखला का निर्माण करने के लिए लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट 17A का कुल मूल्य लगभग 25,700 करोड़ रुपए है। प्रोजेक्ट 17A जहाजों के उपकरणों और प्रणालियों के लिए 75% ऑर्डर MSME सहित स्वदेशी फर्म से मिले हैं। विंध्यगिरी की लॉन्चिंग आत्मनिर्भर नौसैनिक बल के निर्माण में की गई एक अविश्वसनीय प्रगति का उपयुक्त प्रमाण है। हमारे सहयोगी संवाददाता राजेश राज कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए। राजेश, राष्ट्रपति का आज जो 2 कार्यक्रम हैं वो दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं विंध्यगिरी प्रोजेक्ट की। देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, फिर चाहे वो पोत का निर्माण हो या फिर जो हम कह सकते हैं कि डिफेंस के क्षेत्र में भी किस तरह से वो आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। तमाम चीज़ें अपने देश में निर्मित की जा रही हैं और विंध्यगिरी प्रोजेक्ट जो है ये स्वदेशी का एक बहुत खूबसूरत और बहुत ही सशक्त मिसाल इसे कह सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर बिल्कुल आपने सही कहा कि हिंदुस्तान हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है और जिस प्रोजेक्ट को आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिस विंध्यगिरी प्रोजेक्ट को आज लॉन्च करेंगी, शुभारंभ जिसका होगा, वह कहीं ना कहीं नौ सैनिकों के लिए एक हम कह सकते हैं कि वरदान साबित होगा। जल, थल और वायु तीनों सेनाओं की अगर बात करें तो तीनों सेनाओं को स्ट्रेंथन करने की जो कोशिश है वह भारत सरकार के द्वारा लगातार की जा रही है और तीनों सेना की जो कमांडर इन चीफ होती हैं, जो सर्वोच्च जो सेना की जो कमांडर इन चीफ होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं और लिहाजा राष्ट्रपति के द्वारा कहीं ना कहीं जो आज विंध्यगिरी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जा रहा है, यह नौसैनिकों के लिए हम कह सकते हैं कि एक ऐसा तोहफा है जो उन्हें सशक्त करेगा और सिर्फ उनको सशक्त नहीं करेगा बल्कि हिंदुस्तान को सशक्त करेगा। और आपने देखा कि तमाम क्षेत्रों में अगर हम
सेनाओं को अगर मजबूत करने की बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में लगातार ये कोशिश की जा रही है कि भारतीय सैनिकों को तमाम तरह की वो सुविधाएं दी जाएं जिससे दुनिया भर के मुल्कों में हिंदुस्तान का पताका जो है, परचम जो है वो लहर सके। और इसी कड़ी में जो विंध्यगिरी प्रोजेक्ट है ये आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित हो सकता है। और बस अब से कुछ ही देर बाद, मैं अभी राजभवन कोलकाता में हूँ और अब से कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर पहुँचेंगी और जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में यहाँ पर शिरकत करेंगी। बिल्कुल, अब से कुछ देर के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पहुंचेंगी और इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। बेहद महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम को भी कह सकते हैं क्योंकि राजेश, हम जानते हैं कि नशा जो है हमें पीछे की ओर ले जाता है। अगर आपको विकास करना है तो आपको नशा मुक्ति की ओर आगे बढ़ना होगा और आपको उस दिशा में तमाम सारे प्रयास किए जाने ज़रूरी हैं। और इस दिशा में जब राष्ट्रपति खुद ये प्रयास करेंगी, जब राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में शामिल होंगी तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश भी जाएगा तमाम नौजवानों को। देखिए, जो प्रजापति ब्रह्मा कुमारी एक ऐसी संस्था है जो ओम शांति का संदेश देती है और इस समारोह में, इस कार्यक्रम में जहां पर मैं मौजूद हूं, अब ये राजभवन कोलकाता है और यहां पर अब से कुछ ही देर बाद, हम कह सकते हैं कि लगभग 1 घंटे बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर पहुँचेंगी और नशा मुक्त भारत अभियान का जो शुभारंभ है वो करेंगी। और इसी के साथ जो एडिक्शन फ्री बंगाल की कल्पना की गई है उसका भी शुभारंभ होगा। और बंगाल के लिए हम कह सकते हैं कि एक बड़ा कार्यक्रम है, एक बड़ा मैसेज है, चूँकि बंगाल अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ भी राज्य है जहाँ पर कई बार नशाखोरी की जो खबरें हैं वो लगातार मिलती हैं। सीमा पार से भी गतिविधियां जो हैं वो नशाखोरी से संबंधित चीज़ें जो हैं वो सुनने को मिलती रहती हैं। ऐसे में नशा मुक्त बंगाल की कल्पना, अगर नशा मुक्त भारत की कल्पना ब्रह्मा कुमारी कर रही है तो उसमें कहीं ना कहीं बंगाल को भी नशा मुक्त करने की तैयारी की जा रही है। और इस कार्यक्रम को जब लॉन्च किया जाएगा तो यह सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं लेकिन खास करके बंगाल के लिए एक बड़ा, हम कह सकते हैं कि एक कदम है। और नशाखोरी जो है सहला, यह वैश्विक समस्या है, पूरे दुनिया भर के मुल्कों में इसकी चपेट जो है वो देखने को मिलती है। और नशा मुक्ति के लिए ये अभियान कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के नौजवान जो इसकी आगोश में कई बार छटपटाते हैं उनको इससे आज़ाद करने की दिशा में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का यह संदेश है। ओम शांति के संदेश के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस अभियान का शुभारंभ करेंगी। हमने सिस्टर चंद्रा से बातचीत की थी जिसको आपने दिखाया भी। उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रपति का आगमन बंगाल में उनके लिए बहुत सुखद संदेश है और राजभवन में आकर वो नशा मुक्त भारत अभियान को लॉन्च करेंगी, एडिक्शन फ्री बंगाल का आगाज़ करेंगी। तो यह कहीं ना कहीं एक सुखद संदेश देता है, शांति का संदेश तो है ही, यह नशा मुक्त भारत बंगाल, नशा मुक्त बंगाल का भी उद्घोष करता है। बिल्कुल, काफ़ी सुखद संदेश देता है ये कार्यक्रम और खुद राष्ट्रपति का इस कार्यक्रम में शामिल होना समाज को एक बड़ा संदेश देता है। हम जानते हैं कि ब्रह्म कुमारीज और भी सामाजिक कार्य करते रहते हैं और ऐसे कार्य में राष्ट्रपति का शामिल होना अपने आप में एक बड़ा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों से ये अपडेट साझा करने के लिए। और आपको बता दें कि डीआरडीओ के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर वीएस अरुणाचलम का निधन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने एक्स पर कहा है कि डॉक्टर वीएस अरुणाचलम का निधन वैज्ञानिक समुदाय और सामरिक दुनिया में एक बड़ा खालीपन छोड़ गया है। ज्ञान अनुसंधान के प्रति उनका जो जुनून था और भारत की सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में उनका जो योगदान था उसकी बहुत सराहना की जाती है। उनके परिवार और शुभचिंतकों के प्रति संवेदनाएं।
और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से जारी परिसीमन अधिसूचना को मंजूरी दे दी है। आयोग ने असम में विधानसभा और लोकसभा सीटों के परिसीमन के बारे में अंतिम रिपोर्ट 11 अगस्त को प्रकाशित की थी, जिसमें राज्य में विधानसभा की 126 सीट और लोकसभा की 14 सीट की कुल संख्या को पहले की तरह रखा है। इसके अलावा चुनाव पैनल ने एक संसदीय और 19 विधानसभा क्षेत्रों के नामकरण को संशोधित किया है। इस कदम का स्वागत करते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि राज्य के इतिहास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। परिसीमन एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो पूर्ववर्ती जनगणना के आंकड़ों के आधार पर की जाती है। लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करना परिसीमन कहलाता है। इसका मकसद समान जनसंख्या वर्गों के लिए समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी राजनीतिक दल को लाभ ना हो। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का ये सफर जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना से आजादी के बाद पहली बार उपेक्षित वनटांगिया समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वर्ष 2017 में वनवासियों को सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, राशन कार्ड, शौचालय, पक्के आवास, बिजली, सोलर लाइट, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं मिली हैं। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा और वनवासियों को जमीनों का मालिकाना हक मिलने से इनकी जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। दशकों से दबी हुई आशाओं और भावनाओं को पंख लगे हैं। वनवासियों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्पण भाव इसी से पता चलता है कि वह दीपावली का पर्व वन ग्राम में ही मनाते हैं, जिससे वनवासियों का उल्लास और उमंग देखते ही बनती है। करके दिखाए जो, डबल इंजन की सरकार है वो। अबे देख, You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. 20,000 10 ओके। दोनों? नो 10 का 1। इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम यूपीआई भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ न जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस यूपीआई। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका यूपीआई नंबर। और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर यूपीआई चलेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बारिश ने भयंकर तबाही मचाई हुई है। यहाँ पर मॉनसून शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 327 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 13, 14 और 15 अगस्त को हुई भारी बारिश से आई आपदा में 71 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लापता लोगों की संख्या 38 बताई जा रही है, जिनकी तलाश अभी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ अब सेना भी जुट गई है। आपदाग्रस्त इलाकों से लोगों को बचाने का कार्य लगातार जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य के सामने पहाड़ जैसी चुनौती खड़ी है। वो लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। जहां राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, वहां भी जरूरी सामग्री की उपलब्धता के बारे में अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। अधिकारियों को प्रभावितों को खाद्य पदार्थों, चिकित्सा सुविधा और एंटी वेनम दवाई पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है। हालात ऐसे हैं कि राज्य के बुनियादी ढांचे को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है, फिर चाहे वो बिजली की बात हो या फिर सड़कों की, पीने के पानी की किल्लत से लोग वहां पर जूझ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में शिमला के समर हिल इलाके में 14 अगस्त को हुए भूस्खलन के बाद बचाव अभियान लगातार जारी है। भारतीय सेना, एनडीआरएफ और पुलिस के जवान बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। लापता 21 लोगों में से अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। चला हुआ आज हमारा नीचे कंटिन्यू करीब 500 फीट से नीचे और काम हमारा चला हुआ है।
और उसमें आर्मी एनडीआरएफ के हैं और हमारे साथ आर्मी वाले भी हैं और एसडीआरएफ के भी हैं, तीनों पुलिस के जवान भी हैं। सभी एक साथ लगे हुए हैं, जो भी इक्विपमेंट की ज़रूरत है और चीज़ें हैं जो स्पेशलाइज इक्विपमेंट है वो लगे हुए हैं और काम हो रहा है। देखते हैं कितना भी, क्योंकि 21 बंदों का मिसिंग बता रहे थे टोटल, जिसमें से 13 जो है अभी निकला है। और शिमला से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आप बताइए कि अभी के ताजा हालात क्या हैं और किस प्रकार से राहत बचाव कार्य भी चल रहा है। जैसा शायरा आपने कहा कि ये एक बड़ी आपदा है और राज्य के मुख्यमंत्री इस बात को दोहरा चुके हैं कि पिछले 40-50 वर्षों में ऐसी आपदा या ऐसी बारिश और इतना भूस्खलन राज्य को देखने को नहीं मिला था। लेकिन अच्छी बात यह है कि मौसम विभाग ने भी फिलहाल येलो अलर्ट हटा दिया है और आज किसी तरह का येलो अलर्ट नहीं है। और राज्य में पिछले 24 घंटों में कहीं से बारिश की भी सूचना नहीं है, जिसकी वजह से राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं। लेकिन स्थितियां सामान्य होने में अभी लंबा वक्त लग सकता है, क्योंकि जिस तरह से सिर्फ भूस्खलन की जो बड़ी घटनाएं हुई हैं वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन जो राज्य भर से खबरें आ रही हैं कि तमाम छोटे छोटे गांवों में, तमाम संपर्क मार्गों में, पहाड़ों में और सड़कों पर जो दरारें हैं, उससे आशंकाएं बढ़ गई हैं कि आने वाले दिनों में कुछ भूस्खलन की घटनाएं हो सकती हैं। यदि नहीं भी होती हैं तो ऐसी दरारें पहले यहाँ नहीं थी। बहुत से पहाड़ सुरक्षित माने जाते थे, वो इस बार टूटे हैं और वो काफी नुकसान हुआ है। लेकिन राज्य में चूंकि मौसम बेहतर हुआ है, इसलिए राजमार्गों पर आवाजाही हो रही है। चंडीगढ़ मनाली जो कि बहुत ही व्यस्त राजमार्ग है, उस पर भी अब आवाजाही मंडी तक अलाउ कर दी गई है। चंडीगढ़ शिमला पे कल से ही आवाजाही 2 मार्ग से हो रही थी, लेकिन जो सैकड़ों की संख्या में जो संपर्क मार्ग हैं उन्हें ठीक करने में अभी समय लगेगा। जगह जगह मलबे पड़े हैं, उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, राज्य सरकार के बल और सेना ये लगातार मदद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि राहत तेजी से पहुंचाई जाए। आपने जिक्र किया था राहत शिविरों का, सरकार ने निर्देश जरूर दिए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है ऐसे समय में अचानक बड़ी संख्या में राहत शिविर नहीं हो सकते, या उन राहत शिविरों के पास शायद इतनी सुविधा नहीं है कि वो लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर मदद कर सके। मुख्यमंत्री आज मंडी के बाढ़ग्रस्त इलाकों का और भूस्खलन प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। कल उन्होंने कांगड़ा का जहां दौरा किया था, वहां से अभी भी राहत और बचाव कार्य चल रहा है, क्योंकि पौंग बांध का पानी वहां भर गया था, जो कि कम हुआ है और अब सुबह तक करीब 2000 लोगों को वहां से निकाला जा चुका है। मौसम ठीक होने का एक पॉजिटिव रिजल्ट आप कह सकती हैं कि यहाँ की एक बहुत महत्वपूर्ण एक पारंपरिक यात्रा होती है किन्नर कैलाश, वो कल शाम फिर शुरू की गई है और यात्रियों का पहला जत्था रवाना कर दिया गया है। संजय जी, ये भी बताइए कि जैसे ये जो भूस्खलन बड़े पैमाने पर हुआ है, इतना कभी वहां देखने को नहीं मिला, तो क्या कारण इसके पीछे सिर्फ वर्षा है या फिर मिट्टी का, पहाड़ियों का कमजोर होना भी है? जाहिर सी बात है ये लोगों के बीच आम चर्चा का विषय है, और शिमला में अगर आप एक वैज्ञानिक तथ्य है उसको थोड़ी देर के लिए किनारे करें और अगर आम लोगों के रिएक्शन देखें, कल राजधानी शिमला में से मेरी कई लोगों से बात हुई, साधारण लोगों से, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने 40, 50 या 60 वर्षों के जीवन में भारी बारिश तो देखी है, लेकिन भूस्खलन इस तरह कभी नहीं होता था। तो एक बड़ा कारण जाहिर सी बात है निर्माण तकनीक या निर्माण के तरीकों को लेकर हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि वो इस बारे में कुछ कड़े नियम या प्रावधान लागू करने की कोशिश करेंगे, लगातार समीक्षा कर रहे हैं। खुद राज्य के प्रतिपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने भी कुछ सवाल उठाए हैं, बल्कि उन्होंने तो ये कहा है कि भूस्खलन के जो कारण हैं, जो वैज्ञानिक कारण हैं, उसके अलावा जो मानवीय कारण या जो कारण डेवलप किए गए हैं, उन पर बाकायदा विधानसभा का एक सत्र बुलाया जाए। जाहिर तौर पर वैज्ञानिक कारणों में ये कहा जा रहा है कि चूंकि बड़े पैमाने पर विकास कार्यों को कोई मना नहीं करता, लेकिन भवन निर्माण या राजधानी शिमला का उदाहरण ले कि एक बहुमंजिला इमारतें खड़ी हुई हैं, ऐसी शिकायतें मिली कि जिस बहुमंजिला इमारत को खाली कराया गया है उसके बनाने के तरीके में जो पर्वतीय क्षेत्रों के नियम हैं उनकी अनदेखी की गई है। तो ये भी कारण है।
जिसके कारण भूस्खलन की घटनाएं शायद बढ़ी हैं और बारिश की मात्रा या बादल फटने की घटनाएं भी बढ़ी हैं। अब ये आने वाले दिनों में और ज्यादा जानकारी मिल सकेगी। बिल्कुल, आने वाले दिनों में और ज्यादा जानकारी मिल सकेगी। फिलहाल ताज़ा अपडेट के लिए आपका धन्यवाद। जिस प्रकार से आपने ज्यादा डिटेल में हमारे दर्शकों तक की अपडेट्स पहुंचाई उसके लिए आपका धन्यवाद। तो अपने दर्शकों को बता दें कि देहरादून की विकासनगर तहसील के लांघा जाखन गांव में भूस्खलन के कारण 15 घर और 7 गौशालाएं पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। मकानों में दरारें आती हुई देखकर प्रशासन ने लोगों को घरों से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा है। प्रशासन, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम बचाव कार्यों में जुटी हुई है। उधर पंजाब में फिर से कई गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक वर्षा के कारण जलस्तर में वृद्धि के बाद भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड के अधिकारियों ने विभिन्न बांधों के दरवाजे खोल दिए हैं। भाखड़ा और पाउंडांग से छोड़ा गया पानी राज्य में सतलुज और ब्यास के किनारे बसे कई गांवों में भर गया है। होशियारपुर, कपूरथला, रूपनगर और गुरदासपुर जिलों के कई ग्रामीण इलाके में स्थिति बिगड़ने के बाद लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए सेना, बीएसएफ और एनडीआरएफ की टीमें प्रशासन की मदद कर रही हैं। प्रभावित गांवों के लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। इसी तरह जालंधर जिला प्रशासन ने फिल्लौर से लेकर लोहिया तक के सतलुज किनारे के 90 किलोमीटर के क्षेत्र में लोगों को चौकस रहने को कहा है। पहाड़ों पर हो रही इस भारी वर्षा का असर मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है। इसी क्रम में दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर में भी तेजी देखने को मिल रही है। मध्य जुलाई में राजधानी और पहाड़ों पर भारी वर्षा के कारण दिल्ली को भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ा था। 13 जुलाई को यमुना नदी रिकॉर्ड 208.66 मीटर तक बढ़ गई थी, जिससे पिछले रिकॉर्ड भी टूट गए थे। सीबीआई ने मणिपुर हिंसा मामलों की जांच के लिए विभिन्न रैंकों की 29 महिला अधिकारियों सहित 53 अधिकारियों की टीमें बनाई हैं। इन टीमों को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीबीआई मणिपुर के वायरल वीडियो के मामले की भी जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 11 मामलों की जांच कर रही है। जून में फॉरेंसिक टीम के साथ सीबीआई अधिकारियों ने हिंसा के 6 मामलों के सिलसिले में राज्य में विभिन्न स्थानों का दौरा किया था। और अब अगली खबर सहकारी संघवाद, जहां एक तरफ केंद्र और राज्य के बीच संबंध को मजबूत बनाता है, तो वहीं कुछ राज्य सरकारें सहकारी संघवाद का उल्लंघन कर अपनी जनता के हितों की उपेक्षा करती हैं। कुछ ऐसा ही हाल तेलंगाना सरकार का भी है, जहां पर राज्य में केंद्र की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू न करके राज्य के लाखों किसानों को आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाया गया है। आपको दिखाते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट। यह है तेलंगाना के विकाराबाद जिले की थोंडापल्ली गांव की रहने वाली 26 साल की कुरवा मंजुला, जिसके पति रविंद्र बटाई किसान थे। साल 2019 में रविंद्र ने खेती के लिए साहूकार से कर्ज लिया। रविंद्र को उम्मीद थी कि फसल अच्छी होने पर साहूकार का पैसा चुका देगा, लेकिन भीषण बाढ़ के चलते फसलें बर्बाद होने से रविंद्र के सारे सपने टूट गए। नतीजा ये हुआ कि कर्ज न चुका पाने की वजह से साल 2021 में रविंद्र ने आत्महत्या कर ली। पति की मौत के बाद कुरवा मंजुला ने मदद के लिए काफी दौड़ भाग की, लेकिन राज्य सरकार से उसे निराशा ही हाथ लगी। आज भी मंजुला के सामने जहां 3 बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी है, वहीं देनदारी का एक बड़ा संकट भी बना हुआ है। हमने बटाई पर जमीन ली थी, लेकिन बाढ़ आने से हमारी पूरी फसल नष्ट हो गई। मेरे पति ने साहूकार से कर्ज लिया था और देनदारी के चलते उन्होंने खुदकुशी कर ली। मैंने मदद के लिए कई बार राज्य सरकार के दफ्तरों में चक्कर लगाए, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं मिला। राज्य सरकार की अगर कोई फसल बीमा योजना होती तो शायद आज मेरे पति जिंदा होते। वहीं तेलंगाना के दूसरे किसानों ने डीडी न्यूज से बात करते हुए कहा, अमूमन हर साल राज्य में किसानों को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते किसानों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ता है। एवरी टाइम एवरी सीजन यहाँ पे फसल का बहुत नष्ट होता है। अभी तक 5 साल में गए, सो 5 साल में एक फार्मर भी, एक भी रहे तो भी अपना ये जो नष्ट हुआ, इसका फार्म जो क्रॉप का जो नष्ट हुआ, उसका 1 पैसा किसी को मिला नहीं है।
तेलंगाना में किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे किसान संगठन रायतु स्वराज वेदिका का मानना है कि राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू नहीं करने की वजह से प्रदेश में इस तरह की घटनाएं काफी बढ़ रही हैं। पिछले ये तेलंगाना बनने के बाद यानी 2014 के बाद पिछले 9 सालों में 7,000 से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। जो मुआवजा मिलना चाहिए वो तुरंत देना चाहिए किसानों को, और अच्छा फसल बीमा योजना को भी लागू करना ज़रूरी है, नहीं तो किसानों की आत्महत्या नहीं रुकेगी। वहीं तेलंगाना के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का कहना है कि तेलंगाना में फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं को लागू न करके राज्य सरकार किसानों का हित नहीं चाहती है और यह सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी है। जो नरेंद्र मोदी जी सरकार एक कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम फसल बीमा योजना जो लाए गए हैं, स्पेशली जो तेलंगाना सरकार उनका जो परसेंटेज क्रॉप इंश्योरेंस में पैसे भरना पड़ता है, ना भरने के कारण क्रॉप इंश्योरेंस पूरा आज ये ठप्पा हो गया। इसके कारण से आज किसान बहुत नुकसान हुए, नाराज भी है। गौरतलब है कि तेलंगाना का नाम उन राज्यों की सूची में शामिल है जहां अभी तक राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू नहीं की है। योजना लागू न होने की वजह से राज्य भर के हजारों किसानों को हर साल प्राकृतिक आपदाओं के चलते आर्थिक रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वैसे तो तेलंगाना सरकार अपने आप को किसानों की हिमायती मानती है, लेकिन आज राज्य में फसल बीमा न होने के कारण हजारों किसान हाशिए पर चले गए हैं। कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज़, तेलंगाना। और चलिए एक नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर फिर से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर। देश में बड़े प्रोजेक्ट युद्धपोत विंध्यगिरी को करेगी लॉन्च। मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल अभियान की भी करेंगी शुरुआत। हाल ही में हुई बारिश के कहर से हिमाचल में 71 लोगों की मौत, 38 लापता। राज्य के बुनियादी ढांचे को भी हुआ खासा नुकसान। प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर बचाव कार्य जारी। गांधीनगर में आज से शुरू होगी G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक। स्वास्थ्य के क्षेत्र में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने पर होगा फोकस। वाराणसी में आज से शुरू होगा यूथ 20 शिखर सम्मेलन, तो वहीं बेंगलुरु में G20 देशों के बीच आज भी सुरक्षित डिजिटल बुनियादी ढांचे पर आगे बढ़ेगी चर्चा। चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल आज होंगे अलग। इसके बाद शुरू होगी लैंडर की डी ऑर्बिटिंग प्रक्रिया। पाकिस्तान के फैसलाबाद में कई चर्च में तोड़फोड़ और आगजनी, 100 से अधिक लोग गिरफ्तार। अमेरिका ने की घटना की निंदा। और इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी का दबदबा कायम। सेविया को हराकर पहली बार जीता यूएफा सुपर कप का खिताब। और अब बात करेंगे G20 देशों के बीच हो रहे कार्यसमूह बैठकों की।
तो गुजरात के गांधीनगर में आज से G20 हेल्थ मिनिस्टर्स की बैठक शुरू हो रही है। 19 अगस्त तक चलने वाली बैठक में 3 क्षेत्रों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें स्वास्थ्य आपात स्थितियों की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया सहित सुरक्षित, प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण और किफायती चिकित्सा उपायों के अलावा फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना शामिल है। इसके साथ ही डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार पर भी चर्चा होगी। बैठक में संयुक्त सत्र और अतिरिक्त कार्यक्रम भी होंगे। कार्यक्रम में अतिथि देवो भवः के भारतीय दर्शन पर आधारित भारत की समृद्ध विविधता और संस्कृति को भी प्रदर्शित किया जाएगा। बैठक के एजेंडे के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में तकनीक का उपयोग देश की प्राथमिकताओं में से एक है, जिसको G20 अध्यक्षता के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। हम सबको मालूम है कोविड के समय में जब हम सब लोग अपने अपने घरों में हेल्थ के इन्फेक्शन रिलेटेड चैलेंज की वजह से बाहर नहीं आ पा रहे थे, तब भी हेल्थ की समस्या थी। उसको हम कैसे मैनेज करें, तब ई संजीवनी, टेलीमेडिसिन और नहीं तो हमने अपने आस के पड़ोस के डॉक्टर से फ़ोन पे ही कुछ गाइडेंस लेके भी अपने हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस को देखा। यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, कैसे टेक्नोलॉजी को हम हेल्थ में इस्तेमाल करके अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इफिशिएंट बनाएं, कैसे इनोवेशन को अपने हेल्थ सिस्टम में लेके इंटीग्रेट करके हम यूनिवर्सल हेल्थ केयर को अचीव करें और क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी कैसे अचीव करें, ये हम तीसरी प्रायोरिटी के रूप में लेकर आए थे। और आज से 20 अगस्त तक वाराणसी में यूथ 20 शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। युवा कार्य और खेल मंत्रालय की ओर से होने जा रहे इस सम्मेलन में 100 से अधिक प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। G20 देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 150 प्रतिनिधि यूथ 20 के 5 चिन्हित विषयों पर चर्चा करेंगे। ये विषय हैं कार्य का भविष्य, उद्योग 4.0, नवाचार और 21वीं सदी के कौशल, शांति निर्माण और सुलह, युद्ध रहित युग की शुरुआत, जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण। वाराणसी में होने जा रहा यूथ 20 शिखर सम्मेलन, अब तक हुए विचार मंथन सत्र, यूथ 20 चौपाल और मुख्य यूथ 20 सम्मेलन के सिलसिले में देश भर में आयोजित विभिन्न जन भागीदारी कार्यक्रमों का समापन है। भारत का मिशन चंद्रयान 3 लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। हर रोज ये स्पेसक्राफ्ट नई मंजिल की ओर सफलतापूर्वक बढ़ रहा है। आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। अब चंद्रयान का कोई ऑर्बिट नहीं बदला जाएगा। फिलहाल ये 153 किलोमीटर इंटू 163 किलोमीटर की ऑर्बिट में घूम रहा है। कल 16 अगस्त को चांद के चारों तरफ ऑर्बिट मैन्यूवर पूरा हो चुका है। अब लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग होगी। सारी प्रक्रिया से गुजरने के बाद 23 अगस्त को लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरेगा। इसरो के बेंगलुरु स्थित सेंटर में टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ISTRAC के मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स से लगातार चंद्रयान 3 पर नजर रखी जा रही है। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की पहली ऑर्बिट में पहुंचा था। इसी दिन चंद्रयान ने चांद की पहली तस्वीरें जारी की थीं। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर S सोमनाथ कह चुके हैं कि इस बार चंद्रयान 2 वाली गलती को नहीं दोहराएंगे। उन्होंने कहा है कि ईंधन की कम खपत, कम दूरी की सही गणना और सभी एल्गोरिदम के ठीक से काम करने पर उनकी नजर है। 23 तारीख को हमारे नीचे जाने का एक प्रोग्राम चलेगा जो होगा इवनिंग जी। और लैंडिंग द प्रोसेस को जस्ट 30 मिनट्स लगेगा जी। हमारा ये प्रयत्न है इस समय से हम सॉफ्ट लैंडिंग कर सकूं। हमारे लास्ट चंद्रयान 2 का फेलर के लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग करने का कामयाबी नहीं हुई। उसके बाद हमने ये कारण के खोजा और हमसे ये सिमुलेशन के साथ हमको ये पता चला कि हमने जो एल्गोरिदम है उसको मेथड्स है उसमें जो डाला है वह अच्छा नहीं था। तो कुछ ना कुछ फेलर प्रोबेबिलिटी था, उस सब हमने निकाल दिया। हमने जो एडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स डाला, हमने न्यू सॉफ्टवेयर बनाया, सबको हमने कई तरफ टेस्ट किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ओडिशा के पुरी में ब्लू फ्लैग समुद्र तट पर मेरी माटी मेरा देश थीम पर तैयार रेत से बनी सुंदर कला देखी। प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने इसे बनाया है।
तो ये आप देख रहे हैं तमाम जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं उन पर सुदर्शन पटनायक रेत पर कृति बनाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। आप देख सकते हैं वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को, जो कि ओडिशा के तट पर मेरी माटी मेरा देश थीम पर रेत से बनी सुंदर कला देखकर वापस आते हुए। और भारतीय स्टेट बैंक की वर्तमान वित्त वर्ष में देश भर में 300 नई शाखाएं खोलने की योजना है। बैंक की इस समय देश में 22,405 शाखाएं हैं। बैंक की विदेशों में 235 शाखाएं और कार्यालय काम कर रहे हैं। बैंक को मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 16,484 करोड़ रुपए का अब तक का सर्वाधिक लाभ हुआ है। एक वर्ष पहले इसी अवधि में बैंक का लाभ 6,068 करोड़ रुपए था। हम जानते हैं कि पूरी दुनिया भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लोहा मानती है। इस डिजिटल बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के तौर पर डीबीटी के जरिए औसतन हर रोज 90 लाख से ज्यादा ट्रांसफर्स किए जाते हैं। गरीबों के खाते में सीधे 30 लाख करोड़ रुपए बिना किसी लीकेज के भेजे गए। आरबीआई अब इसी डिजिटल इंफ्रा का इस्तेमाल किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन देने में करने जा रहा है। उम्मीद यह की जा रही है कि किसानों को 10 मिनटों में केसीसी लोन उनके बैंक खातों में पहुंच जाएगा। हमारी आज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। अगर आप एक किसान हैं और आपके पास आधार कार्ड और लैंड रिकॉर्ड का डेटा है तो आने वाले दिनों में आपको केसीसी लोन मिलने में 5 से 10 मिनट का ही समय लगने वाला है। आरबीआई इनोवेशन हब ने किसान क्रेडिट कार्ड के लोन को पूरी तरह से ऑनलाइन करने के पायलट की शुरुआत कर दी है। तकरीबन 2 साल पहले गवर्नर साहब ने खुद सोचा कि हमारे देश में आधार बना, यूपीआई बना, इतना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर एक के पास स्मार्टफोन है, तो क्या हम इसी की सहायता से 100 करोड़ लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान कर सकते हैं कि नहीं। तो उसी उद्देश्य से गवर्नर साहब और आरबीआई ने एक भारतीय रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उन्होंने एस्टैब्लिश किया। उसका मिशन है फ्रिक्शनलेस फाइनेंस फॉर अ बिलियन इंडियंस। इस प्रक्रिया में बैंकों के साथ बनाया गया सॉफ्टवेयर किसानों के खेत का डेटा और फसल के आधार पर लोन की रकम अपने आप तय कर लेता है और किसान को उचित लोन की रकम का विकल्प दिया जाता है। किसान की अनुमति मिलने के बाद बैंक तुरंत इस लोन को सैंक्शन करके लाभार्थी के खाते में डाल देता है। आरबीआई इनोवेशन हब के पायलट की इस पूरी प्रक्रिया में 6 से 10 मिनटों का ही वक्त लगता है। आरबीआई की कोशिश है कि किसानों को दी जाने वाली लोन सुविधाओं में तकनीक के इस्तेमाल के माध्यम से लोन लेने के लिए होने वाले खर्चे में कमी की जाए। इंडिया डिजिटल हुआ है, बट हमारे बैंक भाइयों ने उसको उतना डिजिटल नहीं किया किसान के लिए। तो उसी हमने सोचा कि 4 से 6 हफ्ता लगता था किसान को, उसको 4 से 5 विजिट करना पड़ता था बैंक ब्रांच। तो अब हमने सारा प्रोसेस एंड टू एंड डिजिटल करवा दिया है ताकि उनको परेशानी और कठिनाई कम हो और देश के 100 करोड़ भारतीयों को लोन आसानी से मिल सके। आरबीआई की कोशिश है कि 12 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड धारकों और 8 करोड़ दूध पालकों को ये सुविधा दी जाएगी। फिलहाल 6 बैंकों के साथ 5 राज्यों में पायलट के अलग अलग मॉडल्स पर कार्य जारी है। पायलट प्रोजेक्ट का इस्तेमाल पशुपालकों को लोन देने के लिए भी किया जाएगा। आधार कार्ड, किसानों के लैंड रिकॉर्ड, केसीसी का डेटा मैच कराने की तैयारी की जा रही है। आरबीआई ब्लॉकचेन तकनीक, वेब 3.0 जैसी नई उभरती तकनीकों के जरिए किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव की तैयारी कर रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही पायलट सफल होने के बाद इस सुविधा की शुरुआत बड़े पैमाने पर कर दी जाएगी। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और चलिए आप देखेंगे कारोबार जगत की सुर्खियां फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री के ऐलान के एक दिन बाद ही कैबिनेट ने विश्वकर्मा योजना को दी मंजूरी। कौशल विकास के लिए 13,000 करोड़ रुपए की नई योजना, 32,500 करोड़ के प्रावधान के साथ रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए 7 नए प्रोजेक्ट्स को भी हरी झंडी। डिजिटल इंडिया। और भारतीय तटरक्षक बल ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों और अंधेरी रात के बीच एक साहसी अभियान को अंजाम दिया। बल ने 16 अगस्त को अरब सागर में लगभग 200 किलोमीटर दूर पनामा के ध्वज वाले एक अनुसंधान पोत से चीन के एक नागरिक को सुरक्षित बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक ये जहाज चीन से यूएई जा रहा था। बीच रास्ते में इसके चालक दल में से एक ने सीने में दर्द और कार्डियक अरेस्ट की शिकायत की। मुंबई स्थित मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को सूचना मिली कि रिसर्च
दरअसल एमवी डोंग फैनकोंग 10 नंबर 2 के चालक दल में से एक को हाई बीपी के साथ कार्डियक अटैक आया है और उसे तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता है, जिसके बाद जहाज से तुरंत संपर्क किया गया और आवश्यक टेलीमेडिसिन सहायता प्रदान की गई। वहीं CGALH MK3 हेलीकॉप्टर की मदद से रोगी को हवाई मार्ग से ले जाया गया और उसे प्राथमिक उपचार दिया गया और बाद में चिकित्सा सुविधा के लिए सौंप दिया गया। जाहिर है रात के अंधेरे में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच इस ऑपरेशन को अंजाम देकर भारतीय तटरक्षकों ने वी प्रोटेक्ट के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने भारत सरकार की तरफ से चलाए जा रहे आयुष्मान भारत योजना की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार की ओर से आयुष्मान भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में निवेश सही निवेश है और चाहते हैं कि सभी देश इसी पर ध्यान केंद्रित करें। डॉक्टर टेड्रोस पारंपरिक चिकित्सा पर एक वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए गुजरात के गांधीनगर में थे, जहां उन्होंने आदराज मोती हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत की और परिसर में एक तुलसी का पौधा भी लगाया। डॉक्टर टेड्रोस ने भारत के कोविड प्रबंधन और टीकाकरण की भी तारीफ की। You know, from the start, when this was announced by the government some years ago, the Ayushman Bharat initiative, WHO supportive, because we believe that primary health care, the countries should invest in primary health care. That's what we have been telling countries, and India is actually doing that. And for any health system, a strong primary health care is key, because most of the services can be provided at primary health care level, more than 80. The investment in primary health care in Ayushman Bharat by the government of India is the right investment, and that's what we are asking all countries to really focus. COVID is behind us, and India did its best. और छत्तीसगढ़ में भिलाई के मैत्री बाग जू में उन 3 नन्हे शावकों को सबके सामने लाया गया जिनका जन्म 28 अप्रैल को इसी साल हुआ था। ये तीनों व्हाइट टाइगर हैं। इनमें 2 नर हैं और 1 मादा है। इनका नामकरण भी हो चुका है। इसके लिए आम लोगों से सुझाव मांगे गए थे। इनके नाम रुस्तम, राणा और बॉबी रखे गए हैं। नन्हे शावक पूरी तरह से स्वस्थ हैं और खुद को खुले में पाकर खूब उछल कूद भी कर रहे हैं। एशिया के सबसे बड़े भिलाई स्टील प्लांट के अधीनस्थ रूस और भारत के मैत्री के प्रतीक मैत्री बाग जू व्हाइट टाइगर के लिए जाना जाता है। जन्म के बाद से इन नन्हे शावकों को विशेष निगरानी में रखा गया था, पर अब आम पर्यटक भी इन्हें देख सकते हैं। और लगभग 250 से 300 नाम सजेस्ट किए थे लोगों ने। उसमें से हमने 3 नाम सजेस्ट लोगों का कंसीडर किया है। इसमें एक का नाम रुस्तम है, एक का राणा है और एक फीमेल का बॉबी नाम रखा गया है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। पाकिस्तान के फैसलाबाद में कुरान के कथित अपमान की घटना के बाद जरांवाला में ईसाई समुदाय पर हुए हमले के विरोध में ईसाई और सामाजिक संगठनों ने कराची प्रेस क्लब के सामने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि इन घटनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें सजा देनी चाहिए। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के बाद सबसे अधिक ईसाई आबादी सिंध सूबे के कराची शहर में रहती है। इस बीच दंगों में शामिल होने के आरोप में 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उधर अमेरिका ने पाकिस्तान में चर्चों पर हुए हमले पर चिंता व्यक्त की है। अमेरिका ने पाकिस्तानी अधिकारियों से इन आरोपों की पूरी जांच करने और शांति बरतने का आग्रह किया है। डेनमार्क के विदेश मंत्री लॉर्स लोके रासमुसेन ने कहा है कि वो चीन से यूक्रेन पर मजबूत रुख अपनाने और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से युद्ध के बारे में बात करने की योजना बना रहे हैं। रासमुसेन ने चीन की अपनी 3 दिवसीय यात्रा की शुरुआत में शंघाई में कहा कि पुतिन यूरोपीय नेताओं की बात नहीं सुन रहे हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से चीन की बात सुन रहे हैं और उन्हें बोलना चाहिए। रासमुसेन ने कहा कि वो अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ यूक्रेन और द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करेंगे जब दोनों शुक्रवार को बीजिंग में मिलेंगे। वो आज चीनी वाणिज्य मंत्री वांग वेंटाओ से भी मुलाकात करेंगे।
अमेरिका में हवाई द्वीप के जंगलों में आग के कहर से 110 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन 21 अगस्त को माउई का दौरा करेंगे। जो बाइडेन और जिल बाइडेन आग से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही बचाव कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। यह अमेरिका के 100 साल के इतिहास में सबसे भीषण आग बन गई है। आग से 2100 एकड़ से अधिक भूमि जलकर राख हो गई है। गवर्नर ने कहा है कि एजेंसियां लोगों की मदद के लिए काम कर रही हैं। इसके साथ ही लोगों को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। न्यूयॉर्क शहर ने सुरक्षा चिंताओं के आधार पर सरकारी स्वामित्व वाले उपकरणों से टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया है। मेयर एरिक एडम्स के प्रवक्ता जोना एलन ने कहा है कि ऐप शहर के तकनीकी नेटवर्क के लिए सुरक्षा खतरा पैदा करता है। शहर की एजेंसियों को 30 दिनों के भीतर ऐप को हटाना होगा। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 में टिकटॉक पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन अदालती फैसलों ने इसे अवरुद्ध कर दिया था। कई अमेरिकी राज्यों और शहरों ने टिकटॉक को पहले ही प्रतिबंधित कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने नागोर्नो कराबाख क्षेत्र में नाकेबंदी की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने नागोर्नो कराबाख नाकाबंदी पर चर्चा की। आर्मेनिया के विदेश मंत्री अरारत मिर्जायन ने सुरक्षा परिषद को बताया कि क्षेत्र में तबाही की रोकथाम संयुक्त राष्ट्र का मुख्य कर्तव्य है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र में अजरबैजान के प्रतिनिधि याशर अलियेव ने मिर्जोयान के दावों को निराधार और आधारहीन आरोप माना। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारी एडेम वोर्सोनू ने परिषद को बताया कि रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा मानवीय राहत वितरण को किसी भी उपलब्ध मार्ग से फिर से शुरू करने की अनुमति दी जानी चाहिए। कराबाख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है। बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने को इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं खेल की खबरों का। आपको बता दें, इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी ने यूएफा सुपर कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। टीम ने ग्रीस में खेले गए फाइनल मुकाबले में सेविया की टीम को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थीं। मैन सिटी ने पहली बार यूएफा सुपर कप का खिताब अपने नाम किया है। मैच की बात की जाए तो मुकाबले में पहला गोल सेविया की ओर से 25वें मिनट में एन नेसरी ने किया, लेकिन खेल के दूसरे हाफ में 63वें मिनट में मैन सिटी के पालबेर ने गोल दागकर स्कोर लाइन को 1-1 की बराबरी पर ला दिया, जो अंत तक रहा, जिसके चलते मैच में विजेता का फैसला पेनाल्टी से किया गया, जहां मैन सिटी ने 5-4 से बाजी मारी। और महिला फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहली बार पहुंचने वाली इंग्लैंड फुटबॉल टीम के प्रशंसकों के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आई जीत के कई मायने हैं। कोई इसे इंग्लैंड फुटबॉल के लिए बड़ा कदम मान रहा है, तो कोई इसे एक ऐसी टीम की जीत बता रहा है जिसने पूरे सीजन संघर्ष किया। गौरतलब है कि इंग्लैंड पहली बार महिला फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा है। इंग्लैंड ने बुधवार को सह मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से हराकर पहली बार महिला फुटबॉल विश्व कप प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बनाई, जहां अब उनका सामना रविवार को स्पेन से होगा। इंग्लैंड की इस जीत पर टीम के प्रशंसकों में खुशी की लहर है और वह अपनी टीम की इस जीत को सिर आंखों पर ले रहे हैं। देखिए, ये मैनेजर बहुत ईमानदार है, उसका दिमाग बहुत शार्प है। वह कैसे करती है मुझे नहीं पता,
इस टीम में काफी सारी इंजरी की समस्या थी पूरी सीजन के दौरान। साथ ही लॉरेंस जेम्स को रेड कार्ड भी मिला था और साथ ही साथ कुछ प्लेयर रिटायर भी हुए थे। लेकिन इस एक बात ने टीम के हौसले को कम नहीं होने दिया और हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार खेल दिखाया, जिनके पास विश्व के कुछ बेहतरीन खिलाड़ी हैं, किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। देखिए, इंग्लैंड ने अच्छा खेल दिखाया हुआ, आज ज्यादा शक्तिशाली टीम के रूप में सामने थे। हम ऑस्ट्रेलिया करीब 20 साल पहले आ गए थे, इसलिए मेरे बच्चे ऑस्ट्रेलियन हैं, इसलिए हमने ऑस्ट्रेलिया का समर्थन किया। लेकिन हाँ, अब फाइनल में हम इंग्लैंड का समर्थन करेंगे। फीफा महिला विश्व कप फाइनल काफी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि इस बार टूर्नामेंट को एक नया चैंपियन मिलेगा। दरअसल फाइनल में 2 ऐसी टीमें हैं जो पहली बार खिताबी लड़ाई में पहुंची हैं। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला रविवार को आयोजित होगा, जहां एक बार फिर फुटबॉल प्रेमियों की धड़कनें तेज होंगी। लेकिन चैंपियन वही बनेगा जो मैच के दिन खुद को 100% अपनी रणनीतियों पर खरा उतारने में कामयाब होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।